अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ आज इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं हूं मंसूर अली ख़ान। हम ये खुसूसी प्रोग्राम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्सपो लाहौर से, और आज एक्सपो लाहौर के अंदर स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मेज़बानी मैं करूंगा, लेकिन एक्चुअल एंकर आज के जो सवालात करेंगे आज का ये क्राउड होगा। हमारे प्रोग्राम के अंदर आज का जो मौजू है, इमरान खान साहब ने अवाम की कॉल्स ली और ये कहा कि अगर मुझे निकाला तो मैं पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, जबकि ऑपोजिशन ये कहती है कि इमरान खान साहब का जाना अब ठहर चुका है और अब उन्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक डिबेट ये भी चल रही है कि जनाब असल मसला इमरान खान साहब का नहीं है, असल मसला निज़ाम का है। अगर निज़ाम ठीक कर दिया जाए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए या कोई और निज़ाम आ जाए, तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। यही हमारा मौजू है। अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा यावर बुखारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बड़े जोशीले नौजवान अताउल्लाह तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जमाते इस्लामी से उनके सीनियर रहनुमा अमीरुल अजीम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनके सीनियर रहनुमा हैदर जमान साहब। मैं सवालात का एक राउंड का आगाज़ करूंगा, उसके बाद माइक इन तमाम स्टूडेंट्स के हाथ में होगा। यावर बुखारी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे है। इमरान खान साहब कहते हैं मुझे निकाला तो मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा, ये किस खतरे की बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम। बड़े सीधी सादी बात है कि एक बंदा जो पूरी ज़िंदगी अपोजिशन में काटी हो, जिद्दोजहद की हो, हुकूमत में आके वो जो कहते हैं ना कि फ़ाइन लाइन्स की समझ आ जाती है, एक एक चीज़ की समझ आ जाती है, तो एज एन अपोजिशन लीडर वो बिल्कुल ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, क्योंकि निज़ाम को समझ चुके हैं, निज़ाम के बारे में अच्छाई बुराई समझ चुके हैं। तो वो अभी जब अपोजिशन करेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और बहुत ख़तरनाक हो इसलिए होगी कि जो भी हुकूमत में होगा उसकी उतार चढ़ाव जो कुछ भी है वो उनको पता है, तो वो उस लिहाज से इट विल बी अ मच बेटर अपोजिशन। अच्छा, ठीक है। अताउल्लाह तारड़ साहब, इमरान खान साहब ने जो खिताब किया, ये सीधी सीधी वार्निंग शॉट आप लोगों के लिए थी, ऑपोजिशन के लिए थी कि मैं बहुत ख़तरनाक साबित हो जाऊंगा। मियाँ साहब भी कहा करते थे मुझे क्यों निकाला। इमरान खान साहब कहते हैं अगर मुझे निकाला। तो हमारी कौम जो है वो इन्हीं नारों के बीच में फंस के रह गई है, मुझे क्यों निकाला और अगर मुझे निकाला। अवाम के मसाइल हल नहीं होते। ये जिस खतरे की बात की है इमरान खान साहब ने, इस खतरे को आप लोग किस तरह संभालेंगे? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। पहली बात तो ये है कि जब हमें निकाला तो हम मोटरवेज़ का जाल बिछा रहे थे, हम लोड शेडिंग के अंधेरे दूर कर रहे थे, हम स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, हम ऑरेंज लाइन से लेके मेट्रो बस तक बना रहे थे, हम डेंगू का खात्मा कर रहे थे। तो चलें, हमें तो तब निकाला। ये तो खुद निकलना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने किया कुछ नहीं है। ये अब प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम समझना होगी हमें कि आपकी कारकर्दगी कोई ना हो, महंगाई, बेरोज़गारी, क्राइम रेट बहुत ऊपर चला जाए। पिछले 3 साल में सिर्फ पंजाब में क्राइम रेट 20% ऊपर गया है। इन्फ्लेशन जो है वो, आप अगर महंगाई को ईयर एन ईयर कंपैरिजन करें तो जो बेसिक अशियाए खुर्दोनोश हैं, जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो 20% के ऊपर खड़ी है। आपका झूठा एहतसाब का बयानिया फेल हो गया, अब कारकर्दगी है कोई नहीं, एहतसाब दफन हो गया। तो अब कोशिश ये है कि मुझे निकालो। असल नारा मुझे निकालो का है कि मुझे निकालो, मैं सियासी शहीद बनूं। ठीक, मैं सियासी शहीद बनूं। तो पिछली दफ़ा जब धरनों पे निकले थे, जहांगीर तरीन का जहाज़ भी था, अलीम खान की फंडिंग भी थी। इस दफ़ा निकल के दिखाएं, देखते हैं हम।
मेरे ख्याल में खड़े होके शो कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार मेरे ख्याल में उठना पड़ेगा, क्राउड के सवाल भी लेने हैं। अमीरुल अज़ीम साहब, ये बताइए कि आप लोग भी आजकल एक धरना दिए हुए हैं इस हुकूमत के हवाले से, बलदियाती जो इन लोगों ने इंतखाबात कराने उस हवाले से भी एहतजाज भी करते हैं, लेकिन आप लोग तो इत्तेहादी भी रहे हैं इसी हुकूमत के, तहरीक इंसाफ के साथ पिछले दौरे हुकूमत में। आप क्या कर सकते हैं? जमात इस्लामी की आज की सियासत में कौन सी जगह है कि वो भी एक्चुअली कोई काउंट कर सकती है? एहतजाज आप लोग करते हैं, लेकिन जब सीटों की बात आती है वो नहीं मिलती आपको। अच्छा, ये हमें बड़ा ताना मिलता है कि हमारे पास सीटें कम हैं। उसकी वजह ये है कि हम एक नज़रिए के ऊपर चल रहे हैं और जितना भी हमारे पास वोट है वो उस नज़रियाती और अपनी खिदमत का वोट है। बाकी जो लोग वोट लेकर 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल करते हैं वो इलेक्टेबल्स का वोट है, वो पार्टियों का वोट कम है। उसमें लगारी, मज़ारी, चौधरी, टम्मन, नवाब, ये सारे लोग हैं। और जब कोई कान से पकड़ के इनको निकालता है तो जो निकालने से पहले नारे लगा रहे होते हैं, बाहर निकलते हैं तो साथ कोई नहीं देता, तो वोट बैंक तो गायब हो चला जाता है। ये जो आपने सवाल किया था, ये एक पुरानी बीमारी है। जब बारी ख़त्म होने लगती है तो ये बीमारी बुखार की तरह चढ़ती है और लोगों को ख़बरदार करते हैं। ये अयूब खान को भी बीमारी थी कि मैं निकल गया तो क्या हो जाएगा। उसके बाद याह्या खान ने भी कहा कि मैं निकल जाऊंगा और उसको निकालते निकालते हमने मुल्क जो है वो 2 टुकड़े कर दिया। जब ये लोग निकलते हैं तो कौम को पता लगता है कि ये खड़े कहाँ थे, किस सहारे के ऊपर खड़े थे। और इस वक्त पंजाबी में वो जो मुहावरा है ना, कहना तीनों ते सुनाना नोनू, ये निकालने से पहले जब ये कहना शुरू करते हैं तो ये आवाम को कह रहे होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये सुना रहे होते हैं सिलेक्टर्स को कि जनाब अब हमारी बारी क्यों ख़त्म हो रही है। तो जमात इस्लामी का मसला ये है कि ना वो रेफरियों की तरफ देखती है, ना सिलेक्टरों के पीछे चलती है। हम चाहते हैं कि आइए नज़रिए के साथ चलेंगे तो इस मुल्क को खुशहाली मिल सकेगी, इस मुल्क को अमन मिल सकेगा। अब मेरा आखिरी सवाल हैदर जमान साहब आपसे है कि रोटी, कपड़ा और मकान की सियासत 1970 की दहाई से होती आई, लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर और नवाज़ लीग के ऊपर भी यही होता है कि जनाब बेशक इमरान खान साहब में बहुत बुराइयां हैं, लेकिन आप लोगों ने तो अपने ख़ानदानों को ही सपोर्ट करना है। इन बच्चों की, इन स्टूडेंट्स की बारी कभी नहीं आनी। बारी आएगी तो भुट्टो ख़ानदान की होगी और किसी की नहीं होगी। इस पे क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन जमातों में से एक है जो नज़रिए और आइडियोलॉजी की बुनियाद पर सियासत करते हैं। हम एक तबकाती जमात हैं, हम स्टूडेंट यूनियंस, हम लेबर वर्कर्स, हम किसान, हम तलबा, हम मज़दूर, हम जो हैं माइनॉरिटीज़, हमने हर शोबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए अपनी पार्टी के अंदर एक तबकाती निज़ाम की बुनियाद पे हमने एक मंशूर बनाया और उसी मंशूर पर हम चल रहे हैं। और रोटी, कपड़ा, मकान का मंशूर आज भी मंशूर उतना ही रेलेवेंट है जितना कि 70 की दिहाई में था। और आज भी जब हम किसी को रोज़गार देते हैं तो हम उसको एनेबल करते हैं कि वो अपनी रोटी भी कमाए, अपना कपड़ा भी ख़रीदे और मकान के लिए भी पैसे इकट्ठे करे। और यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा लीडरशिप बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में हकीकी मानों में यूथ के मसाइल को समझती है, तालीम, सेहत और आगे पाकिस्तान के क्या चैलेंजेस हैं उसको समझती है। और हम ये समझते हैं कि मुझे अगर निकाले वाले साहब को कौम की इस्तराब की कैफियत नज़र नहीं आ रही, उनका मुश्किल होना ज़िंदगी का नज़र नहीं आ रहा, उसकी ये बुनियादी वजह है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी एक स्पॉन्सर्ड लाइफ गुजारी। पहले पीसीबी ने स्पॉन्सर किया, अब एटीएम्स ने स्पॉन्सर किया और हुकूमत में आने के बाद आटा माफिया, चीनी माफिया, तेल माफिया, दवाई माफिया और अब खाद माफिया और ना जाने कितनी माफियाज हैं उसको सपोर्ट कर रही हैं। और वो इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। मैं वज़ीर आज़म साहब को चैलेंज करता हूँ कि आप वज़ारत उज़्मा छोड़कर ऑपोजिशन क्या, आप वज़ीर आज़म अपनी सिक्योरिटी के बगैर लाहौर में उसी मीनारे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाएं। ये आवाम आपको बता देगी कि महंगाई है या नहीं है, ये आवाम आपको बता देगी, ये लाहौर आपको बता देगा कि बेरोज़गारी है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए जी, अब ज़रा स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल अतार और तारस साहब से है।
ताहिर साहब, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ये चीज़ चल रही है कि सदारती निज़ाम लाने के बारे में काफ़ी बात चल रही है। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत में सदारती निज़ाम आ जाता है और खान साहब सदर बन जाते हैं, तो आप इस बात के कितना मुत्तफिक होंगे? और अगर आप इस बात से मुत्तफिक नहीं होंगे तो ऐसी क्या ख़तरा है जिससे आप डर के इस बात बहुत से शुक्रिया मुत्तफिक नहीं जी हैं? तार साहब। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और मौजूदा हालात के मुताबिक, हालात हाज़रा के मुताबिक इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, सबसे पहली बात ये है, इस मुल्क का जो एक डॉक्यूमेंट है जो इसको गवर्न करता है वो आईन पाकिस्तान है, 73 का आइन है। 73 के आइन में ये दर्ज है कि इस आइन के तहत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, जो इस वक्त मुल्क में निज़ाम राइज है। अब अगर आइन को अमेंड करके तो आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जगह सदारती निज़ाम को लेकर आना है, तो ये कानून साज असेंबली वो काम नहीं कर सकती। आपको नई आइन साज असेंबली लाना पड़ेगी जो इस आइन के इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जगह सदारती निज़ाम को लेके आएगी। तो खान साहब की तो पोजीशन बाई इलेक्शंस में आपने देख ली, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में देख ली, तो आइन साज असेंबली कैसे आएगी? पहला तो सवाल ये है, आ नहीं सकती। खान साहब के पास वो ताकत तो है नहीं कि शब खून मार के मुशर्रफ की तरह रेफरेंडम करवा लें, तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये एक दीवाने का ख्वाब ज़रूर है, मगर जब जब मुल्क में सदारती निज़ाम आया तो क्या हुआ है? 1971 में ये मुल्क 2 लख्त हो गया, सदारती निज़ाम राइज था। उसके बाद 1980 की दहाई में जो सदारती निज़ाम था, क्लैशनकोफ कल्चर आया। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब के दौर में रेफरेंडम हुआ, सदारती निज़ाम आया, बुगटी साहब को शहीद कर दिया गया, मुल्क के अंदर एनार्की फैलाई गई। सदारती निज़ाम हमेशा एनार्की में रिजल्ट करता है। इस मुल्क का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर है। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन यावर बुखारी साहब से है। मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। मैंने बेसिकली पीटीआई को वोट दिया है और हमें जो एक्सपेक्टेशन होप्स दिखाई गई थी कि हम ना आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, इस मुल्क में एटलीस्ट जो है ना चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन हम अभी अनएम्प्लॉयड हैं और अभी चीज़ें इतनी सस्ती देख रहे हैं और आईएमएफ से हम डेट्स ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम कभी इस सर्कुलर डेट से निकल सकेंगे? सवाल आप लोगों ने अच्छा किया है, लेकिन हमेशा ये देखें कि कोई भी हुकूमत वक्त हो, उस वक्त में सवाल करना बड़ा आसान है अगर आप माजी को ना देखें। आप माजी में देखें, हम लोग जो कर्ज़ों की अदायगी करते थे वापस, वो $4.5 अरब थी हमारी हुकूमत में आने से पहले। अभी इस वक्त जो कर्ज़ों की अदायगी हम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कर्ज़े मैच्योर हो गए हैं, जितने कर्ज़े लिए गए, इसका जो अदायगी हो रही है वो $10 अरब है फॉर 1 ईयर। हम लोग तकरीबन 32 से 34 अरब डॉलर के कर्ज़े हम वापस कर चुके हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम लोग ये कहते थे कि आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, और अल्लाह गवाह नीयत कोई भी नहीं थी, लेकिन हुकूमत के ख़जाने में पैसा ही इतना अगले छोड़ के जाएं कि जो आपकी एक तो अदायगी नहीं कर सकती है आईएमएफ की, आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। नंबर 2, आप अपने लोगों की तनख्वाहें तक पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, ये 2 चीज़ हो गई। हम लोगों का ये जो बजट था, ये पंजाब की तारीख का सबसे ज़्यादा वेल बैलेंस्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड बजट है कि हर ज़िले को 5 अरब रुपए से लेकर 25-26 अरब रुपया दिया जा रहा है कि हमारी पॉपुलेशन माइग्रेशन भी ना हो, लोगों को सहूलियात उनके घरों में मिले। थैंक यू शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल जो अतहा साहब से है, तारड़ साहब से, कि जो कश्मीर है उसकी बात तो कोई नहीं करता, ठीक है ना। नून लीग के दौर में तो कभी कश्मीर की बात ही नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो कम से कम ये है कि पीटीआई के दौर में इमरान खान साहब ने बात तो की है ना, मतलब जाके अक़वाम मुत्तहिदा में भी की है, उसके अलावा भी की है, लेकिन जो नून लीग है उन्होंने कभी बात ही नहीं की उसके बारे में, कश्मीर के बारे में। तो इसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। शुक्रिया तार साहब। कश्मीर के बारे में नून लीग बात नहीं करती। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, कश्मीर के हवाले से अगर आपको याद हो तो यूएन जनरल असेंबली की स्पीच के दौरान बुरहान वानी शहीद का जिक्र अगर किसी ने किया तो मियाँ साहब ने अपनी स्पीच के दौरान किया था कि बुरहान वानी को जालिमाना तरीके से शहीद किया गया है, और इंतफादा का जो जिक्र किया वो भी तब किया। प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर के साथ जो आज हुआ है वो पिछले 74 सालों में नहीं हुआ। कश्मीर को स्टेट टेरिटरी नहीं बनाया गया था,
वो इमरान खान साहब के दौर में बनाया गया है। उनको पता था यहाँ पे कमज़ोर हुक्मरान है। और आज आप देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब अमेरिका से आए थे, एयरपोर्ट पे रिसेप्शन दिया गया था, हार पहनाए गए थे, फूल निछावर किए गए थे कि मैं कश्मीर का वर्ल्ड कप लेके आ रहा हूँ। 6 महीने बाद भारत ने कश्मीर हड़प लिया, तो आधा घंटा खड़े होने की पॉलिसी बनी थी हर जुम्मे वाले दिन, वो भी पूरी नहीं हुई। तो कश्मीर के साथ जो हुआ है, हमें तो चाहिए था हर मुल्क में एलची भेजते, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, दुनिया के कैपिटल्स में लोगों को भेजते कि वहाँ मजालिम हो रहे हैं। हमने क्या किया, हमने कहा जुम्मे वाले दिन आधा घंटा खड़े हो जाओ, और वो भी खड़े नहीं हो सके। नाज़रीन, स्टूडेंट्स के सवालों का सिलसिला जारी है, मेहमान उसका जवाब दे रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक्सपो से खुसूसी प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जी, नेक्स्ट सवाल किसका है जी? यावर अब्बास साहब, रिजर्व नाम है, क्या हम सारी ज़िंदगी महंगाई यही देखते रहेंगे, अगली हुकूमत आए और महंगाई कर दे, हम ये इस चीज़ें सस्ती होने के क्या ख्वाब ही देखते रहेंगे? इस कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारी चीज़ें सस्ती हों, हमें ज़्यादा सहूलियात मिले इस मुल्क में? बिल्कुल आपने सही कहा, ये चीज़ें तब तक ख़त्म नहीं होंगी जब तक हमारा मुल्क ख़ुद कफ़ील नहीं होगा। और वो ख़ुद कफ़ील क्यों नहीं हुआ आज तक? मैं आपसे भी, मेरा भी सवाल है हम सबको। जो मैंने बात की थी ना इससे पहले कि हम लोगों ने इतने ज़्यादा बिजली के घर लगाए, उससे हमारा सर्कुलर डेट बढ़ा। हम लोगों ने आज तक कभी सवाल किया इन लोगों से, पिछली हुकूमत से, कि भाई आप लोगों ने इतने बिजली घर क्यों बनाए, हमारे कर्ज़ों में इजाफा क्यों किया गया? ये सिर्फ़ और सिर्फ जब तक हम लोग इस कौम के साथ ईमानदार नहीं होंगे। हम लोगों से गलतियाँ हो सकती है, लेकिन हमसे बददियानती नहीं होनी चाहिए। हम लोग चाइना से पुराने बिजली घर उठा के ले आए, यहाँ पे लगा दें, ये बताएं कि हमने बिजली पूरी कर ली। ये बिजली पूरी करने का तरीका नहीं है। हमने 70, 80, 90 की दिहाइयों में देख चुके हैं, इस मुल्क को बद से बदतर किया गया। और हम लोग अभी तक ये कहते हैं शायद कि 2-4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने से मुल्क के निज़ाम को बेहतर किया गया। निज़ाम कोई बेहतर नहीं किया गया, मुल्क गरीब से गरीबतर हुआ। ये 40 साल में हुआ, उससे पहले तो हम एशियन टाइगर्स थे यार। मेरा हैदर जमान साहब आपसे भी एक सवाल है। एक मिनट, हैदर जमान साहब, ये जो बिजली की बात हो रही है, इनके ऊपर इल्ज़ाम ये इन्होंने बिजली ज़्यादा बना दी, इनके ऊपर इल्ज़ाम ये बिजली के पैसे बहुत दे रहे हैं। आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है आप लोगों ने बिजली के लिए कुछ भी नहीं किया था। सबसे पहले पाकिस्तान में जो पहली प्राइवेट सेक्टर पावर पॉलिसी आई वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे आई, और उस वक़्त 5000 मेगावाट बिजली ऐड हुई, और वो बिजली 2006 तक पाकिस्तान को उसने सस्टेन किया और इकनॉमिक ग्रोथ। मैं समझता हूँ कोई भी मंसूबा हो, गैस का हो, बिजली का हो, आप यूनिवर्सिटी बनाते हैं, ये एक्सपो सेंटर है, आज कोई ये कह दे कि इसके 3 हॉल क्यों बनाए गए, 1 हॉल से भी काम चल सकता था। जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं तो फ्यूचर ग्रोथ को मद्देनज़र रखा जाता है, और अगर नवाज़ दौर में बिजली लगी और उसमें फ्यूचर ग्रोथ को शायद सामने रखा गया होगा, क्योंकि सीपैक अगर चलता रहता, जो इस हुकूमत में बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया, तो यहाँ बिजली की ग्रोथ होती, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रहती तो आज बिजली की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुकी होती। तो कोई भी चीज़ जो है, एक सड़क बनाई जाती है तो वो भी, मोटरवे बनाई जाती है तो वो ग्रोथ मॉडल को सामने रख कर बनाई जाती है। यकीनन हमारा जो 2008 से 13 तक का दौर था, उसमें हम बिजली के क्राइसिस पर उस तरीके से काबू नहीं पा सके, लेकिन हमने वॉर ऑन टेरर और 2 सैलाबों के बावजूद हमने 70 लाख नौकरी दी, हमने 26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट दी, जब डॉलर 85 रुपीज़ टू अ रुपी था। आज भी अगर 26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट 4 साल के बाद पीटीआई हुकूमत क्लेम कर रही है तो डॉलर 185 रुपए का है। तो हमने रियल टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ दी, हमने अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म की, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, हमने जीएसपी प्लस स्टेटस दिलवाया, हमने किसान को खुशहाल किया, पाकिस्तान को गंदम और शुगर और चावल में एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस दिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रियल इकोनॉमिक ग्रोथ दी। और हम अभी भी समझते हैं जो निज़ाम की आप बात कर रहे हैं,
मंसूर, एक जुमले में निज़ाम का बता दूं, जब अवाम को निज़ाम से माइनस कर देते हैं तो सदारती निज़ाम होता है। यहाँ ज़रा ख़वातीन की साइड से भी एक क्वेश्चन ले लें। मेरा जो बेसिकली सवाल है वो इस्लामी जमीयत के रिप्रेजेंटेटिव सर से है कि सर आप लोगों का नज़रिया बेशक इस्लामी है, लेकिन हमने हमेशा आपका पॉलिटिकल स्टैंड देखा है। हमने कभी उस नज़रिए को एज सच इस्लाम को कैरी करते नहीं देखा। हम आज भी एक मुस्लिम स्टेट हैं, इस्लामी स्टेट नहीं है। वी हैव मतलब कोई इस्लामी जो बेसिक शरीयत है वो नहीं है। तो अगर आप आते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, बाकी हमने सबको आजमा लिया, ठीक है। अगर आप आते हैं तो क्या इस्लामी स्टेट हम अपने मुल्क को बनता देख सकते हैं? क्या इस्लामी शरीयत हमें नाफिज होती नज़र आएगी? आप ये कर सकते हैं? ठीक। देखिए, इस्लाम जान, माल, इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी ज़मानत देता है। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम बयान पे जाते हैं, तकरीर पे जाते हैं, मंशूर पे जाते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ईमान के हवाले से भी ये कहता है कि ईमान मशरूत है अमल के साथ। अमल साले होगा तो वो ईमान मकबूल होगा। जमात इस्लामी के पास सलाहियत है। हम बग़ैर हुकूमत में आए हुए सिर्फ अपने चंदे और अतियात जमा करते हुए डिस्पेंसरियाँ बनाते हैं, ब्लड बैंक बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, कोरोना में लोगों के घरों में जाकर उनको इज़्ज़त एहतराम के साथ खुराक पहुंचाते हैं। अगर यही लोग इखलाक और किरदार और नज़रिए के बुनियाद पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इक़्तिदार के ख़जाने इनके हाथ में होंगे तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर कोई मसला सर नहीं उठाएगा, लोगों को तालीम मिलेगी। आज हालत यह है कि मेरा बच्चा FC कॉलेज में पढ़ता है, सेमेस्टर की फ़ीस देता है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो फ़ीस अदा करे। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है कि अगर वो 1.25 लाख रुपए की सेमेस्टर की फ़ीस दे रहा है और 15,000 रुपए हुकूमत टैक्स ले रही है। जिस चीज़ को हुकूमत ने तलबा के लिए फ्री करना था और तलबा से टैक्स वसूल कर रही है, वो हुकूमतें जो हैं वो अदालत के कटहरे में पहुंचनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे पास वो सोच है, वो इखलाक है, वो किरदार है, वो तारीख़ है कि हम इंशाअल्लाह ये मसाइल हल कर सकते हैं और हुकूमत में आए बग़ैर हम बड़े पैमाने पे हल कर रहे हैं। अगला सवाल जी। मेरा यावर अब्बास बुखारी साहब से सवाल है कि PTI गवर्नमेंट का एक खासा रहा है, जब भी बजट आता है फिर उसके बाद एक मिनी बजट पेश किया जाता है जिसमें वो टैक्स दुगने कर दिए जाते हैं, तो ऐसा क्यों? ये मिनी बजट तो पहली दफ़ा है, लेकिन आप दुनिया के हालात से पाकिस्तान को अलग नहीं कर सकते, ये दिमाग में ज़रूर रखें। एक जो आम का कंटेनर यहाँ से कनाडा जाता था $5,000 का, आज वही कंटेनर $18,000 का जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की तो सिर्फ महंगाई नहीं है मेरे भाई। देखिए, हम लोग कनेक्टेड हैं, ये ग्लोबल वर्ल्ड है, कनेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नेंस का फुकदान है। ये मैं आपको एडमिट करता हूँ कि यही चीज़ें जो पिछली हुकूमतों ने मैजिस्ट्रियल निज़ाम ख़त्म किया, हमको राइज करना चाहिए था, ये हमारी गलती है। ये मैजिस्ट्रियल निज़ाम जो था ये बेसिक प्राइसिंग को कंट्रोल करते थे, ये लोग एक्सेसेस भी करते थे, अपने हद से बढ़ भी जाते थे, लेकिन जनरली कीमतें कंट्रोल में थी। लेकिन जब से ये निज़ाम को बदला गया, हम लोगों ने उसकी फाइन ट्यूनिंग नहीं की। अभी जो बल्दियाती निज़ाम नया आ रहा है इसके अंदर फाइन ट्यूनिंग है, और यही बल्दियाती निज़ाम का निचोड़ है जहाँ पे पब्लिक और हुकूमत मिल के हुकूमत चलाएगी इंशाअल्लाह ताला। सर, मेरा सवाल अमीरुल अजीम साहब से है कि आपने लाखों रुपए लगा दिए यहाँ पे सी लाहौर में, स्टूडेंट्स को बुलाया है पूरे लाहौर से, और आपने यूथ के लिए ये प्रोग्राम किया है। तो जमात इस्लामी के साथ आप यूथ को कैसे स्टैंड होता हुआ देख रहे हैं, और आपकी क्या पॉलिसी है कि यूथ के लिए जमात इस्लामी क्या कर रही है? यूथ हमारे सरों का ताज है जनाब। जमात इस्लामी की पूरी क़यादत सरमायादारों और जागीरदारों पर मुश्तमिल नहीं है, उन लोगों पर भी मुश्तमिल नहीं है जो कभी एक पार्टी में होते हैं, कभी दूसरी पार्टी में होते हैं। जमात इस्लामी की क़यादत आप जैसे लोगों पर है जो सी लाहौर ऑर्गेनाइज़ करती है और बाद में फिर जमात इस्लामी की ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब तालिब इल्म थे, दीर के गांव से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, कोई पैसा नहीं है, जागीरदार नहीं है,
इसी बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने एक नज़रियाती कारकुन की हैसियत से ज़माना तालिब इल्मी में जद्दोजहद की और आज वो जमात इस्लामी के अमीर हैं। ये हमारी तारीख़ है और इंशाअल्लाह इसी पर हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, स्टूडेंट्स के सवालों का सिलसिला जारी है, मेहमान उसका जवाब दे रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक्सपो से खुसूसी प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अता तारड़ साहब से मेरा क्वेश्चन है कि सर, इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है इसका मतलब है कि ये जा रहे हैं, आप दूसरी गवर्नमेंट संभालने के लिए तैयार हैं कि नहीं? इस वक्त इक़्तिदार संभालना प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं, ये जो पिछले 3.5 साल में इस मुल्क के साथ हुआ है, इतनी तबाही 74 सालों में नहीं हुई थी। ये ओवरनाइट ठीक नहीं होंगे, मगर मेरी राय में एक अगर सर जोड़ के बैठा जाए, और इसमें देखिए, इसमें बाकी जमातों के साथ भी मशावरत हो सकती है, तो ये इन मसाइल को हल करने में वक्त ज़रूर लगेगा, मगर हमारा मकसद मसाइल का हल है, इक़्तिदार का हसूल नहीं है। जी, ख़वातीन की साइड से ज़रा सवाल। यावर साहब से मेरा सवाल है कि पीटीआई ने खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में क्या किरदार अदा किया है? देखिए, रियासत मदीना ये एक सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं है, ये हकीकत है। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दिखाया। वो निज़ाम का राइज जब वो निज़ाम हुआ तो चंद दहाइयों के बाद जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत आई तो वो कहते हैं ज़कात मौजूद थी, ज़कात लेने वाले कोई नहीं थे। लेकिन वो निज़ाम आने के लिए हम सबको, आपको भी और जो हुकूमत में बैठे हैं उनको भी शफाफियत के साथ, उस जिसको कहते हैं कि खुलूस नीयत के साथ उस तरफ जाना पड़ता है। छोटे छोटे स्टेप, बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और वो बेबी स्टेप्स कैसे लेंगे कि जहाँ पे अवाम मुसीबत में हो, आप अपने जेबों को काट के 152 अरब रुपया 12,000 रुपये की शक्ल में आप अवाम तक पहुँचाएँ, आप अवाम को राशन पहुँचाएँ, आप अवाम को हुनर सिखाएँ, आप पनाहगाहें बनाएँ, आप हुनर सिखाने के इदारों को बेहतर मॉडर्नाइज़ करें ताकि आपकी अवाम कल कहीं भी नौकरी लेने के काबिल हो। ये वो चीज़ें हैं जो हकीकत है। जहाँ पे मसाइल हैं, वो जैसे मेरे भाई अता ने बात की कि ये निज़ाम सही हो सकता है लेकिन वक्त लगेगा। मेरा सवाल ये है कि जो 75 साल में आज तक हुआ वो हमसे 3 साल में एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जो ये 3 साल की बातें करते हैं उसके लिए भी इनको वक्त चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम लोग मिल के नहीं बैठेंगे, मैं उनके ऊपर उंगली उठाऊंगा, वो मेरे पे उंगली उठाएंगे, जब तक हम मिल के नहीं बैठेंगे। यहाँ पे कोई जमात इस्लामी नहीं है, कोई पीटीआई नहीं है, कोई नून नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी नहीं है। हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर हम कुछ और हैं। अगर हमने एक पाकिस्तानी की तरह सोच को नहीं रखा तो हम सिवाय आपस में झगड़ों के तबाही की तरफ जाएंगे, हम इस्लाह की तरफ नहीं जा सकते। यावर साहब, मैं एक सवाल करने की ज़रा जुर्रत करूँगा। आपने फरमाया कि हमें मिल के चलने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब अभी क्या कहते हैं, मैं शहबाज शरीफ से हाथ तक नहीं मिलाऊंगा, वो चोर डाकू लुटेरे हैं और इनसे मैं क्यों हाथ मिलाऊं? देखिए, जिस जगह पे खान साहब खुद बैठे हुए हैं उनको बहुत सारी वो बातें पता हैं जो हमें नहीं पता है। नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर तो उनको बहुत सारी बातें पता थी जो आम बंदे को नहीं पता होती। तो ये बातें वो हैं कि जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि एक बंदा जिसकी 7,000 रुपये तनख्वाह है, उसके अकाउंट में 1.5 अरब रुपया कहाँ से आया, उसके अकाउंट में 25 करोड़ रुपया कहाँ से आया। एक औरत जो मॉडल है वो इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे बाहर लेके जा रही है। ये वो हकीकतें पीपल्स पार्टी, ये हकीकतें हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और हमारे अंदर भी कोई अगर गंदा आंसर है, उनकी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है, तब भी हम मिल के बैठ सकते हैं। हमें अभी ये छोड़ देना चाहिए कि ये पीटीआई का एक गंदा है लेकिन हमने बचाना है, ये नून का गंदा है हमने बचाना है। नहीं, अभी हमने पहले पाकिस्तान का सोचना है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई भी गंदा है, ऊपर से ऊपर तक, नीचे से नीचे तक। जब तक हम खुलूस नीयत से ये नहीं करेंगे, हम मदीने की रियासत क्या, हम कुछ भी नहीं बना सकते। वो इन्होंने कहा कि निशानदेही की ज़रूरत है। हमारी दफ़ा इल्ज़ाम में जेलों में तोड़ देते हैं, अपनी दफ़ा कह रहे हैं हमारे निशानदेही की ज़रूरत है हमारे यहाँ। नहीं, हमारा ये था कि हमारा कोई भी हमारा कोई भी मिनिस्टर था, उसे रिज़ाइन किया। कोई भी इल्ज़ाम आया, प्रूफ हुआ
या नहीं हुआ, सच्चा इल्ज़ाम था या झूठा इल्ज़ाम था, उनने इतनी जुर्रत दिखाई कि रिज़ाइन किया। एक नया निज़ाम आया कि रिज़ाइन करो पहले। देखिए सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि हमारे सामने सब कुछ है, हमारे पास निज़ाम ऐसा नहीं है जो ब्लू कॉलर क्राइम को पकड़ सके, वो फोरेंसिक ऐसे नहीं है। हम जब चीज़ें भी सामने लाते हैं, मैं खुल के कहता हूँ, यहाँ पे मैं खुल के आज बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे जजेस भी बिकते हैं। प्रॉब्लम ये है, वो यहाँ पे जजेस आके एफिडेविट्स भी देते हैं, अगलों के दफ्तरों में बैठ के साइन करके वो भी देते हैं। अभी हम यहाँ पे करें क्या कि जंग हमारी, वो कहते हैं ना, गुलायत के साथ है, लेकिन अल्लाह पाक के ऊपर यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम रहे ना रहे, हम वो रास्ता दिखा देंगे जहाँ पे हर कोई उठता रहेगा और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता रहेगा। अमीरुल अजीम साहब भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप तो अभी भी इकट्ठे हैं, ये कौम दुआ मांग रही है कि आप अलग अलग हो जाएं। आज के वज़ीर आला पंजाब इससे पहले किस पार्टी में थे? नून में थे, आज पीटीआई में है। फवाद चौधरी कहाँ था? फरदास आशिक अवान कहाँ थी? मसला ये है 40 चोर इकट्ठे रहते हैं, अली बाबा बदल जाता है। ये इल्ज़ामात का जो सिलसिला जारी है, मैं ज़रा हैदर साहब को भी मौका दूंगा, क्योंकि आपने कहा कि एक मॉडल जो है वो पैसे लेके जाती है। ये किस वाक़े की बात की, मैं ज़रा उनसे भी एक दफ़ा पूछ रही है। हैदर साहब ये किसकी बात कर रहे हैं? मंसूर साहब, देखिए बुखारी साहब ने बहुत सारी बातें की और यकीनन हम सबको मिलकर इस मुल्क को ठीक करना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल यूथ है और यूथ के लिए हमने अच्छे रोल मॉडल्स लाने हैं। लेकिन जब बहुत सारे चोर, जिनको आप चोर कहते थे, जिनको आप शायद चपड़ासी भी न रखते, जिनके ख़िलाफ़ आप स्कॉटलैंड यार्ड में गए, अब वो नफीस लोग हो गए। आपने जो जो लोग भयानक चेहरों वाले दिखाए वही आपकी काबीना में बैठे हैं। तो तब्दीली का बेड़ा गर्क तो आपने ख़ुद अपने हाथों से कर दिया और तमाम पाकिस्तान की माफियाज़, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, वो रियल एस्टेट की हो, वो खाद की हो, वो चीनी की हो, वो मेडिसिन्स की हो, और ये कह देना कि इस्तीफ़ा दे दिया। क्या इस्तीफ़ा एहतसाब है? मुझे बताएं कि किस स्कैंडल को आपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया? चीनी, आटा, तेल, खाद, दवाइयाँ, यानी कि बहरान के बाद बहरान आया। मसला यही है कि आपकी सफ़ों में जो लोग बैठे हैं, आप उनको नहीं निकाल सकते। आपने किस अपने मेन पार्टी के बंदे का एहतसाब किया है? हाँ, उसका ज़रूर किया है जिसने फॉरेन फंडिंग का केस किया, उसका ज़रूर किया है जिसने आपके ख़िलाफ़ आपके अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की किताबें लिखी, आपने उसका ज़रूर किया है जिसने आपकी क़यादत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया। तो अगर आप ऑन बोर्ड साफ़ हो के आएंगे तो दूसरी जमातों पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। रह गई बात कौन डॉलर लेकर गया, कौन पैसे लेकर गया, आपने तो पैसे लाने थे, वो आए ही नहीं। पहले उसका हिसाब तो दें, ले जाने वालों का हिसाब ले जाने वाले देंगे, और इस मुल्क की अदालतें उनको अगर फांसी चढ़ाना चाहती हैं तो फांसी चढ़ा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हैदर ज़मान कुरैशी साहब से मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है जी, हम आज़ाद मुल्क हैं, 74 साल गुजर गए हैं, और कोई कहता है सदाती निज़ाम अच्छा है, कोई कहता है जमहूरी निज़ाम अच्छा है, और यहाँ पर कानून तो मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। गरीब का कानून कब आएगा, आवाम का कानून कब आएगा? जब आवाम की मुश्किलात कम होगी। हम सुनते तो हैं हम आज़ाद हैं, क्या हम नज़रियाती तौर पर भी आज़ाद हैं? गरीब का वक्त तब आएगा जब अमीर से लेकर उन तबकात का भी एहतसाब होगा जिसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें अदलिया है, जिसमें वो कुव्वतें हैं जिनका एहतसाब आज तक नहीं हुआ। सियासतदानों समेत सबका एहतसाब हो, रूल ऑफ लॉ हो और मेरिट का निज़ाम हो, तो आपके सामने अवाम और जो गरीब है उसको ओपनिंग्स मिलेंगी। हम सब ये बात करते हैं, लेकिन हम सब को इसके ऊपर कमिटेड होना पड़ेगा। हमारी जमात को, मुस्लिम लीग नवाज़ को, पीटीआई को, ये कोई एक जमात नहीं कर सकती, लेकिन सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि सज़ा और जज़ा का निज़ाम ना हो, होना चाहिए। लेकिन यहाँ मसला ये है कि सिर्फ हम सिविलियंस आपस में लड़ते रहते, कीचड़ उठालते रहते, और बहुत सारा हिस्सा जो जहाँ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जहाँ पावर वेस्ट करती है, जो यावर बुखारी साहब ने भी बात की है
आपको एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आपको वो नैब नहीं चाहिए जो एक ख़ास तबके का एहतसाब करे और बाकी जगह सर से पांव तक चूमती हुई हथकड़ियों में नज़र आए। आपको वो FIA नहीं चाहिए, आपको वो पुलिस नहीं चाहिए। लेकिन इस हुकूमत ने तो रिफॉर्म करना था, लेकिन रिफॉर्म नहीं किया, डिफॉर्म कर दिया। IGs को 9 IGs या 8 IGs आ गए, आपको रिफॉर्म नज़र नहीं आया। बल्दियाती निज़ाम सस्पेंड करके 2 साल कोई निज़ाम नहीं रहा। तो हमें एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी है, जो वादा था PTI का, लेकिन नहीं हुई। तो जब कानून की हुक्मरानी होगी, जब अदलिया का भी एहतसाब होगा, जब तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स का एहतसाब होगा, सियासतदानों का एहतसाब होगा, तो तभी अवाम के लिए अपॉर्चुनिटी निकलेगी, अवाम का निज़ाम होगा। और यकीनन जो जमात इस्लामी का फ़लसफ़ा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक नज़रियाती जमात है। हम एक इस्लामी माशरती निज़ाम और मसावात के निज़ाम की बुनियाद की बात करते हैं, और यही हमारी और आपकी स्ट्रगल है, और ये स्ट्रगल जारी रखनी पड़ेगी। नाज़रीन, स्टूडेंट्स के सवालों का सिलसिला जारी है, मेहमान उसका जवाब दे रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक्सपो से खुसूसी प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। लास्ट 3 क्वेश्चंस। इमरान खान साहब ने कहा कि इक़्तिदार में आया तो सबसे पहले स्टूडेंट यूनियन के इंतखाबात करवाऊंगा, अभी तक होते हुए नजर नहीं आ रहे। कहते हैं 80% यूथ हमारे साथ है, इंतखाबात करवाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, नहीं हुआ। लेकिन जो हम लोग नया बल्दियाती निज़ाम लाए हैं, ये एक नर्सरी है लीडर्स के लिए। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, चाहे विलेज लेवल है, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, चाहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसके अंदर जो फंड्स हैं वो डायरेक्ट जाएंगे, और वो जो यूथ इलेक्ट होकर सामने आएगी, यही हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर होगा। क्योंकि निज़ाम को वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर जब इसको एडमिनिस्टर करेंगे और चलाने का तरीक़ाकार आएगा, यही इंशाल्लाह हमारी पार्लियामेंट में आएंगे। और ये वेल इन्फॉर्म्ड ये वो होंगे जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, और इंशाल्लाह ताला हम उनकी तरफ देख रहे हैं। बदकिस्मती ये होती है कि जब हम लोग, जैसे मेरे जमात इस्लामी के भाई ने कहा, हम लोग लेफ़्ट राइट सेंटर से लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं एक पॉपुलर पार्टी को, वो ज्वाइन करते हैं और हम उन्हीं को आगे ले आते हैं। ये पार्टियों की सबसे बड़ी बदकिस्मती होती है, और यही हमारी यूथ को पीछे धकेलती है। इंशाल्लाह ताला ये नहीं होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो गिलगित बल्तिस्तान से है। सर, मेरा क्वेश्चन यावर साहब से है। सर जो कोई हुकूमत में आता है सर, कश्मीर इशूज़ पे बात करता है, बलूचिस्तान के ऊपर बात करता है, KPK के इशूज़ पे बात करता है। सर, आप हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ पे कब बात करेंगे? आप हमारे आईनी हक आप हमें कब देंगे? सर, गाड़ी तो हमारी है सर, स्टीयरिंग आप सबके हाथ में है सर, आप हमें कब तक चलाते रहेंगे? सर, आप हमारा आईनी हक कब देंगे? सर, आप हमें ये बता दें। गिलगित बल्तिस्तान को उसका आईनी हक कब देंगे? देखें, ये गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे किया जाए। जैसे मेरे भाई अता ने बात की कि इंडिया ने इमरान खान के वक्त में कश्मीर को एनेक्स कर लिया, तो देखें प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो लोग हर मौके की तलाश में होते हैं कि कब कैसे क्यों प्रेशर डाला जाए। हम लोगों ने जो काम किया है ना, कश्मीर के इशू को दुनिया में इतना उठाया है, हम लोग गिलगित बल्तिस्तान के इशू को भी हम लोग 1 सेकंड में ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन हमने ये देखना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पे और हमारी फॉरेन स्टैंडिंग के ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि कई जगह इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा जाता है। इसकी डिटेल मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये इस बात के मैं बिल्कुल हक में हूँ अगर कल रेफरेंडम करवाएं कि गिलगित बल्तिस्तान को हमारा 5वां सूबा करार देना चाहिए। जी, लास्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल मंसूर साहब से, और ये मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर बात हो रही है मुस्तकिल कि PTI की हुकूमत जब से आई, महंगाई हो गई, बेरोज़गारी हो गई, गुर्बत आ गई, और हम सतह गुर्बत से भी नीचे चले गए। मंसूर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, क्या इस हुकूमत को लाने वाले आप जैसा मीडिया नहीं था? क्या आप लोग बुलंद बांग दावे नहीं किया करते थे? अब आप अपने आप को किस जगह पे देखते हैं? अब आप अपना मुकाम कहाँ पर पाते हैं? अब आपको अपने आप को किस जगह देखते हैं, आसमानों में या ज़मीन में या कहीं खलाई मखलूक में? थैंक यू। मेरा ख्याल में
आप जब से हम सारे सवाल कर रहे हैं सबसे अच्छा सवाल आपका था, क्योंकि आपका सवाल मुझसे था। आपने सवाल किया कि क्या आज के जो हालात हैं, आज की जो हुकूमत है, उसमें मीडिया का कितना रोल है, यही सवाल था आपका। मीडिया का बिल्कुल पूरी तरह रोल था और हम सब आपके कसूरवार हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा जी, अब आपने तमाम मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है, अब ज़रा एक वोटिंग का सिस्टम हो जाए। आपने 4 जमातें यहाँ पे बैठी हुई हैं, ज़रा हाथ खड़े करके आवाज़ के साथ मुझे आपने एक एक करके बताना है कि किसके साथ आप एग्री करते हैं, किस जमात के साथ आपको लगा है कि वो आपके दिल की बात कर रही है। सबसे पहले हैदर जमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कितने लोगों के साथ हैं? अमीरुल अजीम साहब जमात इस्लामी, अताउल्लाह तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून, यावर बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, कम से कम 3 जमातों के दरमियान। वर्डिक्ट क्या है ये मेरे ख्याल में गुफ्तगू हमारे नाज़रीन ने भी सुनी है। फैसला आप कीजिएगा कि कौन सी जमात इस वक्त इस मुल्क के लिए बेहतर है, ये निज़ाम बेहतर है या कोई और निज़ाम होना चाहिए, इसका फैसला आप कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।